अब की बार क्या उम्मीद लगती है कि क्या ये जो पिछले अनेक वर्षों का जो सूखा है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्या वो बदल पाएगा? राम कुमार गौतम जी के और कैप्टन अभिमन्यु के बीच का वोट था, तो थोड़ा सा कांग्रेस को बैकफुट पे जाना पड़ा। डॉक्टर साहब खुद भी चुनाव में नहीं आए और कमजोर उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया। मेरे कहने से मैं मजबूत नहीं होता, आपके कहने से मैं कमजोर नहीं होता। डॉक्टर अजय चौधरी कुमारी सैलजा के गुट से हैं, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपने आप को मजबूत और कद्दावर नेता मानते हैं। तो क्या ये जो दूरियां हैं, ये दूरियां परेशानी नहीं बनेंगी आपके लिए? जिन्होंने कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ा है, उनसे ज्यादा वोट प्रतिशत लेकर के मैंने भी कांग्रेस को यहाँ जीवित रखा था। अगर हम बात करें पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की जी, तो वो एक बार फिर चुनाव में सक्रिय हो रहे हैं जी। वो ये कह रहे हैं कि नारनौंद हलके में जितना विकास मेरे शासन में हुआ, उनके 5 साल में हुआ, इतना विकास कभी नारनौंद का नहीं हुआ। क्या आप सहमत है इस बात से? नारनौंद के बस स्टैंड की अनाउंसमेंट उस समय हुई, हमारी डिग्गी जो नारनौंद में उस समय में हुई, हमारा सिविल अस्पताल जो है उस समय में बना। ये मैं सिर्फ आपको कुछ एक उदाहरण दे रहा हूँ। जो मैंने नारनौंद का नाम लिया, उन्होंने अपनी योग्यता अनुसार, अपनी हिम्मत अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार इस हलके का विकास कराने का प्रयास किया। इनेलो का और बीएसपी का गठबंधन हो गया है, तो आपको क्या लगता है उस गठबंधन का खामियाजा आपको विधानसभा चुनाव में होगा? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, जो आपने बात कही है इसमें कोई शक नहीं। दीपेंद्र हुड्डा नारनौंद में आते हैं और वहाँ पे डॉक्टर अजय चौधरी को जब लोग नहीं देखते हैं तो ये चर्चा, ये बात शुरू हो जाती है कि डॉक्टर साहब भी यहाँ होने चाहिए। आप जरा सोशल मीडिया पे देखो, डॉक्टर अजय चौधरी दादा गौतम के पास जाएंगे समर्थन मांगने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम, खास शख्सियत में आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से भावी टिकटार्थी डॉक्टर अजय चौधरी जी। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जी धन्यवाद। तमाम हरियाणा वासियों को हम बता दें कि वैसे तो हरियाणा में बहुत सारी सीटें हॉट हैं, लेकिन जहां नारनौंद विधानसभा क्षेत्र की बात आती है तो ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये हॉटेस्ट सीटों में से एक है और यहाँ पे टिकट के दावेदारों की बहुत लंबी कतार है। हालांकि टिकट किसे मिलेगी ये भी आज हम डॉक्टर साहब की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे और आखिरकार इनका क्या कुछ विजन है, किस विजन को लेके ये राजनीति में आए हैं, नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से घर घर जाके किस बात को लेकर, किन मुद्दों को लेकर वोट की अपील कर रहे हैं, लोगों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने की अपील करें। डॉक्टर साहब सबसे पहला और स्टिक सवाल, एक बार फिर आप लगातार जबरदस्त भूमिका में, बिंदास भूमिका में नजर आ रहे हैं, वजह क्या है? नहीं देखो, मैं लगातार राजनीतिक क्षेत्र में, मेरे पिताजी की अकस्मात मृत्यु हुई थी, हृदयघात हुआ था उनको जी। उसके बाद से लेकर के आज तक मैंने डॉक्टरी का पेशा छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में अपनी सर्विसेज लगातार दी हैं जी। चाहे वो जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी या कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है, मैं हमेशा से लगा रहा हूँ। फ़र्क इतना है कि अब फील्ड में ज़्यादा एक्टिव इसलिए हैं क्योंकि अब हमारी भूमिका दूसरी प्रकार की है। जब मैं सरकारी व्यवस्था में था तो सरकार के हिसाब से कार्य करना पड़ता है जी। जब मैं विपक्ष की भूमिका में हूँ, पहले मुझे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन रखा था, तब हरियाणा भर देखना पड़ता था जी। अब क्योंकि उस पद से विमुक्त हूँ तो अब अपने क्षेत्र का काम देख रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, जब से आप नारनौंद की राजनीति में सक्रिय हुए हैं तब से जो तमाम कांग्रेस के टिकटार्थी हैं उनकी आपने रातों की नींद उड़ा दी है? नहीं, किसी की नींद नहीं उड़ी है। अगर नींद उड़ाने की मेरी इच्छा है तो भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, उम्मीदवारों की नींद उड़ाने की ज़रूर मेरी हृदय से इच्छा है। बाकी हर व्यक्ति, चाहे वो नारनौंद क्षेत्र में हो, चाहे वो विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में हो, हम सब लोग जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी हैं, अपने अपनी तरीके से मजबूत करने का काम अपनी पार्टी को कर रहे हैं जी। हर व्यक्ति का अपना अधिकार है। सब लोग मेहनत करेंगे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और यही हमारा कर्तव्य भी है। जी डॉक्टर साहब, एक बात और, बहुत सारे टिकटार्थी
हर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। 5 सीटें जीतने के बाद हर कोई ये उम्मीद लगाए बैठा है कि मुझे टिकट मिल जाए तो मैं जीत जाऊं। ऐसा ही हाल नारनौंद में भी देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप कितने मजबूत अपने आप को मानते हैं? नहीं, देखो, मेरा मानना या ना मानना लंबा चौड़ा वैल्यू नहीं रखता है। जी। मैं कितना मजबूत हूँ इसका फैसला, या कौन साथी कितना मजबूत है इसका फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारा स्टेट का जो नेतृत्व है वो आकलन करेगा। मेरे कहने से मैं मजबूत नहीं होता, आपके कहने से मैं कमज़ोर नहीं होता। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ का बोझ ना रखे हुए मेरा प्रयास ये है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, गांव-गांव हम हमारे नेताओं की, हमारे नेतृत्व की, हमारी विचारधारा का प्रचार प्रसार करें। कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी के लिए, गरीब के लिए क्या कर सकती है, यही मेरा कर्तव्य है। मेरे को लगता है सभी कार्यकर्ता साथियों का यही कर्तव्य होना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, मान लीजिए आपको टिकट मिल जाती है, तो पिछला जो इतिहास अगर हम देखें नारनौंद विधानसभा क्षेत्र का, तो एक लंबे अंतराल से यहाँ से कोई कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत नहीं हासिल कर पाया है। आपने भी चुनाव लड़ा था, उस समय आप भी थोड़े से मतों से हार गए थे। तो अब की बार क्या उम्मीद लगती है कि क्या ये जो पिछले अनेक वर्षों का जो सूखा है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्या वो बदल पाएगा? देखो, अगर इतिहास की बात करो तो 1967 से लेकर के सन 2005 तक मेरे पिताजी ने या फिर मैंने चुनाव लड़े हैं। जी। मेरे पिताजी पहले विपक्ष में से, कांग्रेस के विपक्ष से चुनाव लड़ते थे, लेकिन 1996 का सन 2000 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से लड़ा। जी। इस इलाके में उनका एक मजबूत आधार, चाहे वो विपक्ष से लड़ते थे या वो कांग्रेस से लड़ते थे, उन्होंने एक मजबूत आधार जिस भी पार्टी में वो रहे उसको दिया। जी। अगर आप 2005 भी याद करें तो 2005 में किन परिस्थितियों में, मेरे को लगता है आप खुद जानते हैं कि किन परिस्थितियों में वो चुनाव हारा गया था, किन षड्यंत्रों के तहत वो चुनाव हारा था। जी। वो एक अलग बात है, वो इतिहास के पन्नों में सिमटा हुआ है। किसी दिन जिस वक़्त राजनीतिक बंदिशें नहीं रहेंगी, उस वक़्त उसका खुलासा भी मैं कभी ना कभी जीवन में करूँगा। मगर उस वक़्त भी जितना प्रतिशत वोट का मुझे मिला था, उसके बाद से जितने प्रत्याशी हुए हैं जिन्होंने कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ा है, उनसे ज़्यादा वोट प्रतिशत लेकर के मैंने भी कांग्रेस को यहाँ जीवित रखा था। जी। किन परिस्थितियों में वो चीज़ कैसे बदली, कैसे पार्टी कमज़ोर होती गई, वो सोचने का विषय है। उसके ऊपर भी कभी ना कभी तबसरा करेंगे। मगर मैं आज के दिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आज की परिस्थितियों में जिस प्रकार के राजनीतिक हालात हैं, जी, हरियाणा में कांग्रेस हर जगह मजबूत है। नारनौंद में प्रचंड बहुमत से जीतेगी, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी, क्योंकि अब राजनीतिक हालात दूसरी प्रकार के हैं। जी। डॉक्टर साहब, एक बात और, आप अलग अलग गांव में जाते हैं, हमने भी लोगों से संपर्क किया है, अलग अलग लोगों से उनकी मन की बात जानने की कोशिश की है। तो एक बात उभर के आती है, निकल के आती है कि डॉक्टर साहब बीच बीच में थोड़े से सक्रिय नहीं रहे, इस वजह से कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा बैकफुट पर जाना पड़ा। दूसरा, लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब खुद भी चुनाव में नहीं आए और कमज़ोर उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया। मैं कौन हूँ किसी उम्मीदवार को चुनाव में उतारने वाला? देखो, सन 2005 डॉक्टर साहब, हम इसलिए पूछना चाहते हैं क्योंकि तमाम नारनौंद के वासी इस बात को जानना चाहते हैं, और आज हम आपके मुंह से ये पूछना चाहते हैं कि आखिरकार ये बातें जो चला रहे हैं, जो भी जिक्र कर रहा है, इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या आप वास्तव में कमज़ोर उम्मीदवार उतारते थे? मैं तो कोई उतारने वाला व्यक्ति हूँ ही नहीं। कांग्रेस में टिकट जो है वो कांग्रेस की हाईकमांड देती है। कांग्रेस में टिकट एक तरीके से बंटता है। और अगर आप 2005 के बाद याद करें तो 2009 का जो चुनाव है वो हमारे यहाँ से रामकुमार गौतम जी लड़े थे। मुझे तो नहीं लगता कि वो एक कमज़ोर प्रत्याशी थे। वो तो सिटिंग एमएलए थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुनाव से लगभग 6 महीने पहले ज्वाइन किया था। पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया, मगर वो चुनाव हार गए। उसके बाद चुनाव लड़े हैं यहाँ से मेरे ख्याल में राजवीर संधू जी। मुझे तो नहीं लगता कि वो कमज़ोर प्रत्याशी थे। सारी कांग्रेस का प्रत्याशी हरियाणा भर में हार रहे थे, उसके साथ वो भी हार गए।
तो कोई देखो, कोई प्रत्याशी कमज़ोर नहीं है। एक प्रत्याशी सिसाई से भी आई। हाँ, वो भी मजबूत थे, स्टूडेंट लीडर थे वो एक ज़माने में HAU में, और उन्होंने बड़ा काम उस ज़माने में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में किया था, मगर बात नहीं बन पाई। कई बार ऐसा होता है कि भाई लोगों के गले नहीं उतरते। उस टाइम पोलराइज्ड वोट थी, रामकुमार गौतम जी के और कैप्टन अभिमन्यु के बीच का वोट था, तो थोड़ा सा कांग्रेस को बैकफुट पे जाना पड़ा। लोग फैसला आजकल दो पार्टियों के बीच में करना शुरू कर गए हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बात और, नारनौंद हल्के की जनता ये भी जानना चाहती है, उनके मन में बार बार ये सवाल आता है कि डॉक्टर अजय चौधरी कुमारी शैलजा के गुट से हैं, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपने आप को मजबूत और कद्दावर नेता मानते हैं। तो क्या ये जो दूरियां हैं, ये दूरियां परेशानी नहीं बनेंगी आपके लिए? कांग्रेस में गुट नहीं है, कांग्रेस तो एकजुट है। मगर मीडिया को जब सवाल पूछने होते हैं तो वो इस तरह की बात ज़रूर करते हैं कि ये उस गुट से है, ये उस गुट से है। सबका नेता एक है, सबकी पार्टी एक है, सबकी नीति एक है, सबकी विचारधारा एक है, तो गुटों की कहाँ बात आ गई? डॉक्टर साहब, आप भी बात को घुमा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। मैं बात घुमाता नहीं हूँ, मैं तो ईमानदारी से सच्चाई से आपको सारी की सारी बात बता रहा हूँ। नहीं, ये बात हम इसलिए पूछ रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा नारनौंद में आते हैं और वहाँ पे डॉक्टर अजय चौधरी को जब लोग नहीं देखते हैं तो ये चर्चा, ये सुबगाहट शुरू हो जाती है कि डॉक्टर साहब भी यहाँ होने चाहिए। आप जरा सोशल मीडिया पे देखो, उस दिन मेरे नाडा का गाँव में जनसंपर्क अभियान था। आप सहमत होंगे कि मैं घर घर घूम रहा था, मैं भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहा था। जी, इसका मतलब ये हुआ कि भले ही आप कहीं हो, वो कहीं हो, दोनों का मकसद जो है एक है। हाँ। एक बात और डॉक्टर साहब, जैसे नारनौंद हल्के में अगर हम बात करें पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की जी, तो वो एक बार फिर चुनाव में सक्रिय हो रहे हैं जी। वो ये कह रहे हैं कि नारनौंद हल्के में जितना विकास मेरे शासन में हुआ, उनके 5 साल में हुआ, इतना विकास कभी नारनौंद का नहीं हुआ। क्या आप सहमत है इस बात से? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर विकास उनके हिसाब से होता तो उनकी जीत पे मोहर लगाती नारनौंद की जनता। नारनौंद की जनता ने एक फैसला दे दिया, और इतना ज़बरदस्त फैसला दिया कि उन्होंने उनके कामों पर 12,000 की हार की चपत लगाई है। जी, अगर आप इतिहास के पन्ने उठा करके देखो, और अगर यदि कोई ढंग से रिसर्च करे, तो 1977 से लेके 1996 के बीच के हरियाणा को और उसमें नारनौंद क्षेत्र को ज़रा याद करो। यहाँ पे सड़कों का नेटवर्क कैसा था, यहाँ बिजली का नेटवर्क कैसा था, यहाँ इरिगेशन की फैसिलिटीज़ कैसी थी, यहाँ पर कितने स्कूल थे, उनकी कितनी अपग्रेडेशन उन 20 सालों में हुई। जी, अगर मैं कंपैरिजन करके दूं आपको, पीने की जो पानी की डिग्गियां हैं, हालांकि मेरे पिताजी, ये ज़रूर है कि वो 20 साल इस क्षेत्र का उन्होंने नेतृत्व किया जी, मगर उस पूरे 20 साल में अगर ये देखें कि वो मंत्री कितने दिन रहे, तो मुझे नहीं लगता 5.5-6 साल से ज़्यादा उनको मौका मिला जी। और वो इस तरह का मौका मिला कि 77 से 80, 87 से 90, 95 से 96, क्योंकि कोई भी कार्य विकास का अगर आप शुरू करो तो उसे कुछ समय चाहिए होता है पूर्ण होने के लिए जी। तो चाहे वो ITI की बात करो, उस ज़माने में सीमित साधन स्टेट्स के पास हुआ करते थे। तो ITI जो माजरा में बनी, उसकी अनाउंसमेंट उनके ज़माने में हुई। चौधरी भजन लाल जी अनाज मंडी में जलसे में करके गए जी। नारनौंद के बस स्टैंड की अनाउंसमेंट उस समय हुई। हमारी डिग्गी जो नारनौंद में उस समय में हुई, हमारा सिविल अस्पताल जो है उस समय में बना। ये मैं सिर्फ आपको कुछ एक उदाहरण दे रहा हूँ, जो मैंने नारनौंद का नाम लिया। ठीक इसी प्रकार से अगर आप याद करो, डाटा से गुराना की सड़क है, या जो हांसी से जींद की सड़क थी, इन सब का जो निर्माण हुआ, पुनरुद्धार हुआ, ये सब कुछ हर गांव में पीने की पानी की फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड की 77 से 80 के बीच में। तो अगर कंपैरिजन अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं ये पाओगे कि हर हालत में जितना वो करा पाए, मुझे नहीं लगता कैप्टन अभिमन्यु करा पाए। बट लेकिन साथ ही साथ जो उन्होंने किया वो मैं उनसे वापस नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने अपनी योग्यता अनुसार, अपनी हिम्मत अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार
इस हलके का विकास कराने का प्रयास किया। कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए। किन गलतियों की वजह से या किन कमियों की वजह से लोगों ने उनके ऊपर दोबारा विश्वास नहीं जताया, मेरे से बेहतर वो खुद जानते हैं। तो इसलिए उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा जी। और ठीक इसी प्रकार से जो बीच के विधायक भी रहे हैं, हर व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से पूरा प्रयास किया है। कुछ लोग ज़्यादा कर पाए, कुछ लोग कम कर पाए। डॉक्टर साहब, आपकी यही शालीनता, यही खूबी जो है वो आपको दूसरे नेताओं से अलग करती है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपको पता है कि आपके सामने कैप्टन अभिमन्यु चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी पावर के अनुसार जितना वो कर सकते थे उतना उन्होंने करने की कोशिश की। आपको नहीं लगता कि ये इस तरह के बयान दे के कहीं ना कहीं वो आप उनको अपने मुकाबले में लेके आ रहे हैं? नहीं, देखो, सत्य बोलना चाहिए, ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए और सब कुछ कहीं ना कहीं भगवान पे छोड़ना चाहिए। मैं समझता हूँ इस प्रकार का जीवन अगर आप जियोगे तो कम टेंशन के साथ एक बेहतर जीवन का बसर किया जा सकता है। तो मैं क्यों झूठ बोलूँ, उन्होंने किया है जी। और जहाँ कमियाँ हैं वो उनको खुद मालूम है। जी डॉक्टर साहब, एक बात और, कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुमत मिला था वो एससी वर्ग का मिला था अब की बार लोकसभा के चुनाव में, लेकिन कुछ दिन पहले इनेलो का और बीएसपी का गठबंधन हो गया है। तो आपको क्या लगता है उस गठबंधन का खामियाजा आपको विधानसभा चुनाव में होगा? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, जो आपने बात कही है इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि CSDS सर्वे ने जो बताया उसमें लगभग 68% जी एससी वर्ग ने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को अपना सपोर्ट दिया जी। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई बदलाव किसी भी प्रकार के गठबंधन से नहीं आएगा। उसका एक रीज़न ये है जी कि बहुजन समाज पार्टी जिन उद्देश्यों को, जिस विचारधारा को लेकर के निकले थे, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के ऊपर खरे नहीं उतरे हैं। और ये केवल हरियाणा की बात नहीं, अगर आप उत्तर प्रदेश का हिसाब देखें, अगर आप पंजाब को देखें जहाँ बहुजन समाज पार्टी, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके में, अगर आप दूसरी स्टेट्स में देखें, झारखंड के हिस्से में, बिहार में, इनका लगभग हर जगह जिस प्रकार का वोट बैंक था वो घटता चला गया है, क्योंकि उन्होंने कभी मजबूती से अपने उद्देश्य के लिए, अपनी विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ना बहुत पहले छोड़ दिया था। जबकि कांग्रेस पार्टी आज भी गरीब के लिए, कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी के लिए निरंतर संघर्षरत है। और जिस प्रकार से हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने मेहनत करी, सारे हिंदुस्तान में यात्राएं की और जिस प्रकार से संविधान के ऊपर होते हुए प्रहारों के लिए उन्होंने एक मजबूत लड़ाई संसद से लेकर के सड़क तक लड़ी, उसकी वजह से आज पूरे देश में उनके ऊपर लोगों का विश्वास है और उनके हर कही हुई बात को लोग ये मानते हैं कि यही सच है। और उनके ऊपर विश्वास जताते हुए हमने न केवल लोकसभा में अच्छा परफॉर्म किया है, मैं समझता हूँ हरियाणा के विधानसभा में भी हम प्रचंड बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने 11 तारीख की रैली के लिए लगभग हल्के का दौरा कर लिया है, लोगों से रैली के लिए भीड़ जुटाने की भी अपील आपने की है, लेकिन आपकी 11 तारीख की रैली से पहले दादा गौतम ने 10 तारीख को समर्थकों की भीड़ बुलाई है, या ये कहीं समर्थकों की मीटिंग बुलाई है जी। वो एक बार फिर चुनावी मैदान में सक्रिय होते हुए नजर आ रहे, चुनाव लड़ सकते हैं। क्या कहीं पे धड़कनें बढ़ रही हैं आपकी? नहीं, देखो, राजनीति में हर व्यक्ति अपने हिसाब से मेहनत करता है, राजनीति में हर व्यक्ति अपने हिसाब से फैसले लेने का अधिकार रखता है। रामकुमार गौतम जी ने इस हलके से बीच में एक बार सफ़ीदों से चुनाव लड़े हैं, वो एक इस इलाके के मजबूत नेता रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से मुझे या कांग्रेस पार्टी को किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत है। तो क्या डॉक्टर अजय चौधरी दादा गौतम के पास जाएंगे समर्थन मांगने? अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्यों नहीं मांगने जाऊंगा।
मैं हर वोटर के पास समर्थन मांगने जाऊंगा, वो तो इस इलाके के नेता हैं, मजबूत नेता रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज आपके जो बोल हैं वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। कैसे? मैंने तो कभी नहीं कहा कि मेरी किसी व्यक्ति में आस्था नहीं है। मैं तो कहता हूँ मेरी कांग्रेस में आस्था है। हाँ, कुमारी शैलजा मेरी बड़ी बहन है। आज आपकी इन बातों से कहीं ना कहीं जो लोग नारनौंद हल्के के आपके बारे में थोड़े अलग विचार रखते थे, लगता है कि शायद आज आपकी बातें सुन के वो भी सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब को जरूर कुछ ना कुछ खिला रखा है। कैसे? आपकी जो अंदर की बातें हैं वो सबको साथ लेने के चलने वाली है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने वाली है। कहीं कोई अंतर नहीं दिखा रहा, कहीं कोई भेदभाव नजर नहीं आ रहा। सभी नेताओं का ऐसा है, सभी नेताओं का यही धर्म है, सब नेता यही कोशिश करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का कोई किसी प्रकार का कोई मनभेद तो है नहीं, मतभेद हो सकता है किसी एक मुद्दे के ऊपर। लोकसभा चुनाव में मैंने बहुत सारा एरिया कवर किया, लगभग पूरे हरियाणा के अलग अलग सीटों पे मैं गया। एक खास बात मुझे पहली बार कांग्रेस पार्टी की कार्यक्रमों में, रैलियों में देखने को मिली, और वो ये थी डॉक्टर साहब, कमाल की बात है, किसी भी नेता ने दूसरे नेता के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा, मतलब नेगेटिव शब्द। कांग्रेस पार्टी के एक भी नेता ने दूसरे कांग्रेस पार्टी के नेता के बारे में एक भी नेगेटिव शब्द नहीं कहा। वरना आमतौर पे क्या होता था कि ये मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री, ये आगे, वो आगे, वो आगे। कहाँ से चूड़ी टाइट हुई? नहीं, ना तो कोई चूड़ी टाइट हुई। मैं नहीं समझता कि कभी किसी कांग्रेस के नेता ने दूसरे नेता को हराने का काम किया हो, या कांग्रेस के एक नेता ने दूसरे के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी की हो। किसी एक मुद्दे के ऊपर भिन्न विचारधारा होने का अर्थ ये नहीं है कि मेरी और आपकी आपस में सहमति नहीं है, मगर कुछ मुद्दों में आपकी सोच और मेरी सोच में हल्का फुल्का फर्क आ सकता है। किरण चौधरी के जाने का डॉक्टर अजय चौधरी को कितना अफसोस है? देखो, कोई नेता, कोई कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ करके जाता है तो कोई भी व्यक्ति जो पार्टी के भीतर है वो महसूस तो करता है। लेकिन उनकी जगह अब चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ले ली है। हाँ, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने चुनाव से पहले ही उन्होंने और उनके बेटे ने, जो फॉर्मर एमपी चौधरी बृजेंद्र सिंह हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और हर व्यक्ति जो पार्टी में आता है उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि एक लंबे समय तक चौधरी बीरेंद्र सिंह ने इस पार्टी की सेवा की है, इस पार्टी को इस क्षेत्र में बड़ी मजबूती प्रदान की है। प्रधान रहे हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे हैं, उन्होंने जनरल सेक्रेटरी का पद बड़ा, कई बार स्टेट्स के बड़े इंचार्ज रहे, उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट के इंचार्ज रहे। तो हर व्यक्ति जो कांग्रेस को मजबूती देता है वो स्वागत है उन सब का। डॉक्टर साहब, लोकसभा चुनाव होने के बाद अब जिस प्रकार से लोकसभा चल रही है, तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी की छवि में कितना बदलाव देखने को मिला है? देखो, राहुल गांधी जी की छवि धूमिल की, करोड़ों करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपयों के खर्चने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी जी जितने शिक्षित, उन जैसे शालीन, उन जैसे पढ़े लिखे और उन जैसे फौलादी हिम्मत वाले नेता विरले मिलते हैं। उन्होंने कभी भी ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी का विपरीत समय चल रहा था, हिम्मत हौसला नहीं छोड़ा, ना उन्होंने अपनी विचारधारा छोड़ी, और जो कहा लोगों के ईमानदारी से कहा और वो अपनी सोच पे डटे रहे। ये एक लीडर की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि विपरीत समय में भी अगर आप हिम्मत हौसला ना छोड़ करके अपनी विचारधारा के साथ डटे रहो। ये बहुत कम लोगों में इस तरह की हिम्मत हौसला होता है। डॉक्टर साहब, पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो लोकसभा में लगातार राहुल गांधी को लेकर अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां की जा रही हैं। आपने ही पढ़ा होगा, कभी जाति के नाम पे, कभी यहाँ तक कि एक जो नई सांसद बनी है उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी स्मैक पी के आते हैं, नशा करके आते हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ जो सहयोगी दल, कुछ सहयोगी दल इस प्रकार की राजनीति हमारे देश में लेकर के आए हैं जिसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि खुद अब बैक फुट पे हैं। तो उन्होंने एक धंधा जो है पिछले इवेंट मैनेजमेंट और डिस्ट्रैक्शन का बना रखा है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड का बना रखा है, जिससे वो जनता के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। मगर मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की, भारत की जनता बड़ी जागरूक है, अच्छे बुरे को अच्छी तरह से पहचान लेती है।
बहुत सटीक विश्लेषण करती है, अच्छा मूल्यांकन करके। जिस प्रकार की करारी चपत इनको लोकसभा में दी है, इनके पास मुंह छिपाने को कोई जगह नहीं है। और आप ये देख लेना, मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं करता हूँ, ना मैं कोई पत्रे देखता हूँ, मगर मैं ये बता सकता हूँ कि राजनीतिक हालात ये कहते हैं कि ये लोकसभा पूरा समय नहीं पकड़ेगी, मध्यावधि चुनाव होंगे और राहुल जी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। जी, 11 तारीख को जो रैली होने वाली है, तो आपको क्या लगता है कितनी भीड़ समर्थकों की वहाँ पे आने वाली है? रैली से पहले कुछ भी कहना बेमाना है। जी, आपको मैं इनवाइट करता हूँ, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, जी, आप आएँ, रैली को देखें, उसका मूल्यांकन करें। आप अपने मुंह से कोई बात बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जी। वैसे फिर भी क्या लगता है कि समर्थन कैसा मिला? कांग्रेस के प्रति लगाव है, कांग्रेस के प्रति मोह है। आप देखना, रिकॉर्ड तोड़ होगा। रिकॉर्ड तोड़ होगा। वहीं अगर हम बात करें, मान लीजिए आपको मौका मिल जाता है, आप विधायक बन जाते हैं, तो नारनौंद के लिए आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? जिस प्रकार से मैं लगभग जो है ना 1.25 साल 1.5 साल से काफ़ी नज़दीकी से मैंने ये देखा है, इलाके में अभी भी मूलभूत सुविधाओं की बेहद कमी है। कल रात को भी बास गांव में लोगों ने ट्रैफिक को ब्लॉक किया क्योंकि पीछे से खेती के लिए पानी नहीं पूरा आ रहा। सुंदर ब्रांच में कुछ कमी थी जी, मेरे पास भी टेलीफोन आए। आज भी गांव-गांव खेती के पानी की कमी है, आज भी गांव-गांव पीने के पानी की कमी है, आज भी गांव-गांव ऐसे डिस्पेंसरी, क्लिनिक, सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, स्कूल बंद हो रहे हैं। अगर कुछ बचे हैं तो उसमें टीचर्स की कमी है। अगर देखा जाए तो जो जिस तरह से आपने एक सवाल पूछा था कि जी विकास बहुत हुआ भारतीय जनता पार्टी के राज में, जी, आप ज़रा रिसर्च करो कि कितने स्कूल नारनौंद में बंद हुए। आप आज भी स्कूलों की बिल्डिंग में कॉलेज चला रहे हैं। अगर इसको विकास कहते हैं तो कम से कम मैं इसको विकास नहीं मानूंगा। अगर आप ये देखोगे कि जिस प्रकार का विकास होना चाहिए वो विकास दिखाई नहीं देता है। सिर्फ 4 बिल्डिंग ITI की बनाने से क्या वो सारी ट्रेड्स वहाँ पे अवेलेबल हैं? क्या वहाँ पे उन ट्रेड्स के टीचर्स हैं? क्या वो जिनको ट्रेन कर रहे हैं उनको उस प्रकार की ट्रेनिंग दे पा रहे हैं? तो इतना मूलभूत सुविधाओं का, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, उन सबको ही पूरा करने में बहुत समय लगेगा। रोज़गार की भारी किल्लत है। आज नौजवान हमारे जो है ना हज़ारों की तादाद में पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे MA पास, PhDs बिना रोज़गार के घूम रहे हैं इलाके में। तो इलाके को तो बहुत सारी चीज़ों की इकट्ठी ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, लेकिन हरियाणा सरकार की बात करें या हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करें तो उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जितने रोजगार बीजेपी ने इन 10 वर्षों में दिए हैं, उससे पहले हरियाणा की किसी भी सरकार ने इतने रोजगार नहीं दिए थे, और वो भी बिना खर्चे और बिना पर्चे के। देखो, झूठ और छलावे की नींव पे बनी हुई सरकार है और झूठे आश्वासन, झूठे आंकड़े दे करके सरकार चला रहे हैं। इतना सब कुछ है तो लोकसभा में इस तरह से पिटाई क्यों हुई? और इतना सब कुछ है तो अगले 2 महीने में समझ में आ जाएगा, सत्ता विहीन हो जाएंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ पे राज बनाएगी। अगर इतना सब कुछ कर रखा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत हौसले से चुनाव लड़ो, जनता फैसला कर देगी। जी, अंतिम सवाल डॉक्टर साहब, आप इस 2024 के विधानसभा चुनाव में अपने आप को किसको सबसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार मानते हैं? वो व्यक्ति जिस पर हमारा नेतृत्व विश्वास जताए, वो कांग्रेस का सबसे बढ़िया उम्मीदवार और सबसे मजबूत उम्मीदवार होगा। हम बीजेपी की बात करें, INLD की बात करें, JJP की बात करें, नहीं, कांग्रेस पार्टी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ आमने सामने की टक्कर होगी। ये फैसला तो लोगों ने लोकसभा में कर दिया। यहाँ पे इनेलो के लिए या जजपा के लिए कोई गुंजाइश बची नहीं इस प्रदेश में। कम से कम इस चुनाव के बारे में तो मैं आपको साफ तौर पे कह सकता हूँ। जी बिल्कुल।
ये थे डॉक्टर अजय चौधरी, जिन्होंने आज दिल खोल के वो तमाम बातें की हैं, वो तमाम विचार साझा किए हैं, मन की बात साझा की है, जिसको हर नारनौंदवासी, हर हरियाणा वासी सुनना चाहता था। इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी साफ तौर से कहना है कि वो पहले भी मेहनत करते रहे हैं और आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगाते रहेंगे। भले ही कांग्रेस पार्टी किस पे विश्वास करेगी, किसको टिकट देगी, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने इशारों ही इशारों में ये स्पष्ट कर दिया है कि आला कमान तक इनकी पहुंच है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी टिकट भी पक्की है और जीत भी पक्की है, ऐसा इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इनके दावों में कितनी सच्चाई है और नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में जो पिछले अनेक वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए सूखा पड़ा हुआ है, वो क्या अब रिकॉर्ड टूट पाएगा या फिर अब की बार भी ऐसा ही रहेगा। दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान व वीडियो जर्नलिस्ट अमित को इजाजत। नमस्कार।